हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ्स रियल नंबर से। दोस्तों ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 9th में है, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, चाहे वह इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो। उस सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपकी क्लास 9th का है और क्लास 9th का कंप्लीट मैथ इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि 9वीं क्लास का जो भी सिलेबस है मैथ्स का वो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ 9th क्लास। 9th क्लास का ये कंप्लीट सिलेबस है ऑल स्टेट बोर्ड, मतलब चाहे वह किसी भी बोर्ड से आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 9th क्लास का सिलेबस देख लेते हैं मैथ्स का, क्या क्या सिलेबस है। कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाया जाएगा और चैप्टर वाइज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके बारे में आपके लिए है वास्तविक संख्या और घातांक। जो 9वीं क्लास का मैथ का चैप्टर है वो सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स एंड पावर्स, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या और घातांक कहते हैं। और जो अगला चैप्टर का नाम है वो बहुपद है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं, जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। और जो अगला चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इंग्लिश में। जो अगला क्वेश्चन है चैप्टर है वो आपका दो चल वाले रैखिक समीकरण है, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। और जो छठा चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है रेखा और कोण। रेखा के बारे में स्टडी करना है, कोणों के बारे में स्टडी करना है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसीज के बारे में पढ़ेंगे, सर्वागमता के बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला चैप्टर है आपका पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब आपका तमाम चैप्टर है 9th क्लास की मैथ का कंप्लीट चैप्टर रही है। उस सभी चैप्टर को आपको बारीकी से स्टडी इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहला जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है इस एरिया के बारे में स्टडी करना है। किसी भी चतुर्भुज का एरिया कैसे हम लोग निकालते हैं और किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। और जो अगला चैप्टर है वो आपका सर्किल है, वृत्त है, वृत्त के बारे में भी स्टडी करेंगे। और जो अगला चैप्टर है वो आपका ज्यामिति बनावट है, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है आपका ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, जो भी आपका है आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, उस सभी के बारे में इस 12वीं चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर से, वास्तविक संख्या से, और बारीकी से हम लोग स्टडी करते हैं और ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और घातांक, रियल नंबर एंड पावर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वास्तविक संख्या और रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रियल नंबर कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा बारीकी से पढ़ते चलना और नोट करते चलना अपने कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चन समझ में और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। ठीक है, ओके। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें पार्ट्स होता है, सबसे पहला पॉइंट है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई, इंटीजर कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको हम लोग इंटीजर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको इंटीजर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ये चीज़ हमको स्टडी करना है। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे थे। तो पूर्णांक क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक कहते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं।
जैसे कि -4 है, -5 भी हो सकता है, इधर -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, इन्फिनाइट टर्म तक जितने भी ले लो सभी माइनस नंबर, मतलब माइनस में नंबर आना चाहिए, वो सभी क्या है आपका पूर्णांक है। और 0 भी क्या आपका पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 ये सब अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि दुनिया की सभी संख्या, सभी नंबर पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक जितने भी संख्या आते हैं वो सभी क्या है, अपने आप में एक पूर्णांक होते हैं। चाहे वो नंबर माइनस में हो, चाहे वो नंबर प्लस में हो, वो सभी पूर्णांक है। और 0 भी अपने आप में एक पूर्णांक है। आपसे पूछे 0 क्या है बताओ, पूर्णांक है या नहीं, तो है भाई, 0 पूर्णांक हो गया। 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, और -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई बताओ -500 क्या पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये संख्या है। तो दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई 600 पूर्णांक है, बिल्कुल है पूर्णांक। ठीक है, अगर इसमें कितनों जीरो लगा दो, कुछ भी संख्या लगा दो, ये क्या पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। ये सभी क्या अपने आप में एक पूर्णांक है। समझ में आया बढ़िया से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए -6 9 9 8 6 5 2 3 2 2 1, क्या ये पूर्णांक है आपस में, बिल्कुल ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक संख्या है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए कहा गया है कि -इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। ठीक है, जितने भी चले जाओ, वो माइनस में हो तब भी पूर्णांक कहलाएगा, चाहे वह प्लस में हो तब भी पूर्णांक कहलाएगा। तो भाई संसार की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो समझ में आ गया। तो पूर्णांक का डिफिनेशन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। संसार की जो भी संख्या होती है वो सभी क्या है, पूर्णांक होता है। ठीक है, ओके, तो वो सभी क्या होता है, आपस में पूर्णांक होती है। अब एक थोड़ा सा ट्रिक है, नॉलेज है। देखो, हम लोग पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। और जेड मतलब होता है जेहलीन। ठीक है, जेहलीन का अर्थ होता है काउंटिंग, मतलब जिस संख्या को काउंट कर सके वो इंटीजर कहलाता है। समझ में? ओके, अब इंटीजर का टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक के प्रकार। ठीक है, तो पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं बताओ? तो पूर्णांक के भाई 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और एक होता है आपका शून्य, 0 होता है। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर, एक 0, और एक होता है आपका निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 को शून्य कहा जाता है हिंदी में, और निगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो जिस संख्या में माइनस साइन लग जाए, ध्यान देना, जिस संख्या में माइनस साइन लग जाए वो सभी के आपस में एक निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो संख्या में प्लस साइन है वो सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक समझ में? और 0 अपने आप में 0 है। अगर आपसे पूछा जाए कि -600 बताओ कौन सा पूर्णांक है, तो बोलना पूर्णांक तो है लेकिन यह नेगेटिव पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। समझ में? आपसे पूछा जाए 750 750 ये पूर्णांक है? जी बिल्कुल पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? तो आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है। समझ में? ओके, अगर आपसे पूछा जाए -750 बताओ पूर्णांक है, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इस पे माइनस साइन लगा हुआ है और ये संख्या है। कौन से पूर्णांक है? तो आप कहोगे निगेटिव पूर्णांक है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आ रहा है समझ में बढ़िया से? ओके, आपसे पूछा जाए कि क्या 0 पूर्णांक है? जी हाँ बिल्कुल 0 पूर्णांक है। -0 कहा जाए तो क्या यह पूर्णांक होगा? सोचो, देखो -0 कभी नहीं होता है, 0 पर ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है, इसलिए भाई 0 0 ही रहता है। 0 अपने आप में एक पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? ओके, ठीक है, तो चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। जो अगला पॉइंट है आपके सामने वो आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है और इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से?
ओके, तो नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो क्या होता है समझो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 9th क्लास में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या है, जैसे कि काउंटिंग में जैसे कि प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है, ठीक है। तो है ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या है 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं आपका प्राकृत संख्या कहलाती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, एक काउंटिंग नंबर है, ठीक है, गिनती में प्रयुक्त होता है संख्या। तो याद तो हो गया होगा ना। तो नेचुरल नंबर क्या है बताओ, है ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं को हम लोग है ना प्राकृत संख्या कहते हैं। और ध्यान रखना, अभी अभी पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि इस वाले पार्ट्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हम नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक भी हम लोग कहते हैं किसको, नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को, ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। ओके, अब बात करें हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में, तो इसे n से सूचित करते हैं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर है इसका इंग्लिश मीनिंग, पहला लेटर क्या है आपका n है, इसीलिए इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से सूचित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि नेचुरल नंबर को किससे सूचित करते हैं, तो भाई n से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, इसीलिए n इक्वल टू लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अपने आप में एक प्राकृत संख्या का समूह है। तो ये सभी अपने आप में एक प्राकृत संख्या का समूह है। अगर आज के बाद आपसे पूछे कि भाई प्राकृत संख्या क्या है बताओ, तो बोलोगे है ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या है, जैसे 1 2 3 4, ये सभी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। और प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, इसीलिए n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा, चाहे वो किसी भी नंबर में हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 5 6 क्या यह प्राकृत संख्या है, जी हाँ, बिल्कुल ये प्राकृत संख्या है, समझ में आया, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, तो ये सभी के आपस में एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो आपका पूर्ण संख्या है, ध्यान देना, पूर्ण संख्या। तो ये भी आसान है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो ध्यान दो, है ना, ये इसको ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये क्या आपस में एक नेचुरल नंबर है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, n नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर के समूह में 0 को ऐड कर दिया गया, ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर के समूह में 0 को ऐड कर दिया गया, तो ये जो समूह बनता है ना, ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन हो गया कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। समझ में आया, नेचुरल नंबर के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को ऐड कर दो, 0 को शामिल कर दो, तो वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है, उसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और कहे आपसे एग्जाम में कि पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो भाई इसको W से सूचित करते हैं, इसलिए W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफिनाइट टर्म तक जाएगा। तो समझ में आ गया। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, समझ में आया। ओके, अगली टॉपिक पर चलेंगे। जो अगला टॉपिक है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है, ठीक है। देखो, परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इस परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ये होता क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं या परिमेय संख्या क्या कहलाता है। तो ध्यान दो दोस्तों, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके वह परिमेय संख्या कहलाती है।
p बटा q का मतलब होता है जहाँ p को अंश कहा जाता है और q को हर कहा जाता है। जैसे कि 4/5, तो 4/5 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग p मानेंगे, इसको हम लोग q मानेंगे। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना, वो आपका परमेय संख्या कहलाता है। समझ में? अगर मान लीजिए 0 आपसे पूछे, क्या 0 परमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 0 परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो इसको देखो, p ऊपर हो जाएगा, q नीचे आ गया। तो जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, परमेय संख्या कहलाती है। समझ में? ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, 4/5 क्या हो गया, परमेय संख्या। 4p हो गया, 5 क्या हो गया, q हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका आता है 0.3। 0.3 क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/3 को 3/10 लिख सकते हैं। बेसिक मैथ है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपका p है, ये आपका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो 0/3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है। आपसे पूछा जाए 0.3 पर रेकरिंग, या आपका रेकरिंग या डैश को, कुछ भी को, क्या यह परमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3/9 लिख सकते हैं। ये चीज़ हम आगे समझेंगे कि 3/9 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, परमेय संख्या। 4/5 भी परमेय संख्या, -1/3 भी परमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब देखो है ना, परमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि परमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो भाई इसको कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। तो परमेय संख्या को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो पार्ट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखना, कंडीशन को। ठीक है, इसी पर सब कुछ डिपेंड है। तो परमेय संख्या का भाई 3 कंडीशन होता है। ठीक है, ये जो परमेय संख्या है उसका 3 कंडीशन, ध्यान से देखना है, इस पर ध्यान समझना। ठीक है, परमेय संख्या का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन आपके सामने है कि वो p बटा q के रूप में होगा। ठीक है, p बटा q के रूप में उसको लिख सकते हैं, जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। ऊपर वाले पार्ट को अंश बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को हर बोला जाता है। ठीक है, और जो अगला कंडीशन है, वो सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन बोलता है कि जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक का मतलब सभी संख्या। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो। अर्थात समझो ध्यान से, p और q मतलब अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो। जैसे देखो, 4 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। ठीक है, और जो अगला कंसेप्ट है, अगला जो कंडीशन है, वो q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात नीचे जो हर है आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो वो परमेय संख्या नहीं होगा। तो परमेय संख्या का 3 कंडीशन है। पहला, p बटा q के रूप में हो, pq एक पूर्णांक हो और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके वो परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे 4/5, क्या यह आपका परमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल परमेय संख्या। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि 4 और 5 दोनों पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका कंडीशन सेकेंड फॉलो किया। देखो, फर्स्ट भी कंडीशन फॉलो कर गया p बटा q के रूप में। और थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, q यहाँ 5 है, 0 नहीं है, इसलिए 5 डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। तीनों कंडीशन को फॉलो कर गया, तो इसीलिए 4/5 क्या होगा, परमेय संख्या होगा। सेम टू सेम अगर अगली क्वेश्चन की ओर देखें, 3/0 क्या परमेय संख्या है? जी नहीं, यह परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं परमेय संख्या है? क्योंकि ये तो पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, p बटा q सेटिस्फाई है। सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, p q पूर्णांक होना चाहिए। देखो, 3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन तीसरा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें नीचे 0 है, तो नीचे 0 है, इसीलिए यह परमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आया बढ़िया से? ओके, और ये भी आपका परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको p बटा, ओके, तो ये भी आपका परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको भी परमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। यह पहले कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है।
तो परमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन कि इसमें p बटा q के रूप में होना चाहिए, इसमें अंश भी हो और हर भी हो, और पी क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके वो परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। जो अगला टॉपिक है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या के बारे में समझेंगे। सिंपल है, जो परमेय नहीं हो, जो परमेय नहीं हो अपरमेय संख्या कहलाता है। जो संख्या परमेय नहीं हो उसको हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू माने पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0, अपरमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 4/0 यह आपका परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये आप परमेय संख्या नहीं हो जाएगा, तो ये आपका अपरमेय होगा। अब ध्यान दो, इसमें कहता है कि 4/0 ना परमेय और ना अपरमेय, यह परमेय भी नहीं है और अपरमेय भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, यह अपरमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि अपरमेय संख्या का डेफिनेशन है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें नीचे 0 है, इसलिए यह आपका परमेय भी नहीं होगा और अपरमेय भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 4/0 भाई परमेय संख्या तो नहीं है लेकिन अपरमेय संख्या होगा, तो वो गलत है, क्योंकि अपरमेय संख्या का भी डेफिनेशन में बोलता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 है, तो इसीलिए यह परमेय भी नहीं है और अपरमेय भी नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका अपरमेय भी नहीं है और परिमेय भी नहीं है, इन्फिनाइट है। जो अगला है आपका 0.3, 4, 5, 4, 2, 5, ये सब ऑफिस में जाते रहे, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह अपरमेय हो जाएगा। और पाई की बात करें, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, पाई जो है वो अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, पाई का मान अगर 22/7 होता है तो 22/7 ये परमेय संख्या है, और पाई का मान 2 वैल्यू होता है, एक होता है 3.14, मतलब लगातार जाते रहता है, तो ये आपका अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पाई अपने आप में अपरमेय है। ठीक है, परिमेय नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 पाई बताओ ये परमेय है कि अपरमेय, तो भाई जहाँ पाई वहाँ अपरमेय, तो ये आपका अपरमेय हो जाएगा। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 पाई बताओ ये परमेय कि अपरमेय, तो बोलोगे अपरमेय, क्योंकि इसमें पाई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पाई स्क्वायर बताओ परमेय या अपरमेय, तो बोलोगे अपरमेय, क्योंकि यहाँ पे पाई है। समझ में? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाई बटा 4 बताओ परमेय अपरमेय, बोलोगे अपरमेय, क्योंकि इसमें पाई है। आ रहा है बढ़िया समझ में? ओके, सिंपल है और कुछ नहीं। तो जहाँ भी रूट आ रहा है ना वो सभी अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि √3 आपका पूर्णांक नहीं है, √5 भी आपका पूर्णांक नहीं है, √6 भी आपका पूर्णांक नहीं है, सब क्या है आपका अपरमेय संख्या। समझ में आया बढ़िया से? ओके, तो ये सभी अपरमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक है वो आपका सम संख्या है और विषम संख्या है। तो सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सम संख्या क्या है, सम संख्या किसे कहा जाता है? तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो संख्या को, जिस संख्या को 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो भी संख्या 2 से अगर पूरी तरह कट जाए, ठीक है, भाग लग जाए, वो संख्या आपका क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो जिस संख्या को 2 से पूरा भाग लग जाता है, जो भी संख्या, वो सभी संख्या पूर्णांक कहलाता है। इसलिए जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। देखो 12 भी 2 से करता है, 6 दूना 12, 10 भी आपका 2 से करता है, 5 दूना 10। तो जो भी संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए, कट जाए, वो सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो भाई व्यापक रूप 2n होता है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 हो गया n, ठीक है। अब 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 डालोगे 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 डालोगे 3 दूना 6 आ जाएगा, 4 डालोगे 4 दूना 8 आ जाएगा, 5 डालोगे 5 दूना 10 आ जाएगा, 6 डालोगे 6 दूना 12 आ जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है, अपने आप में एक सम संख्या है। समझ में आया बढ़िया से। तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे, विषम संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। तो विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 हो गया, 1 को 2 से नहीं काट सकते, 2 से आपका डिवाइड ही नहीं होगा, तो 1, तो 1 भी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। जैसे कि 3 देखो, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या, वो सम संख्या नहीं है क्योंकि 3 2 से नहीं कट रहा। 5 क्या है, सम या विषम? तो कहोगे विषम संख्या क्योंकि वो 2 से नहीं कटता। 7 भी एक विषम संख्या। अब आपसे पूछा जाए बताओ 43 विषम संख्या या सम संख्या? तो आप कहोगे भाई विषम संख्या। क्यों विषम संख्या? क्योंकि यह 2 से नहीं कटता। जो संख्या 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या कहलाती है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, विषम संख्या का व्यापक रूप, ठीक है। तो विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है ना, वो 2n-1 होता है, जहाँ n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना। अब कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं, ध्यान से देखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ 48 सम संख्या या विषम संख्या है? तो आप बोलोगे भाई ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि वो 2 से कट रहा है 24 मरतबों में, तो यह आपका सम संख्या, 100 मतलब सम संख्या। आपसे पूछे 49 बताओ सम संख्या या विषम संख्या? तो आप कहोगे भाई विषम संख्या है क्योंकि वह 2 से नहीं कट रहा है, तो ये आपका विषम संख्या, ठीक है। ये आपका क्या है, विषम संख्या, ठीक है। आपसे पूछे 50 बताओ सम संख्या विषम संख्या? तो आप बोलोगे विषम संख्या नहीं, सम संख्या है। सम संख्या क्यों? क्योंकि वह 2 से कट रहा है, तो ये आपका सम संख्या हो गया, ठीक है। आपसे पूछे 42 बताओ सम संख्या विषम संख्या? तो आप बोलोगे सम संख्या क्योंकि वह 2 से कट रहा है 21 मरतबों में, तो ये आपका सम संख्या होगा। आपसे पूछे 4 2 4 ये सम संख्या विषम संख्या? तो भाई यह सम संख्या है। क्यों? क्योंकि वह 2 से कटता है। देखो 2 से अगर काटोगे ना तो 2 दूना 4, ये कट जाएंगे आपस में। फिर देखो 2 2 एकम 2, फिर ये भी आपका कटेगा। 4 है ना, तो 2 दूना 4, देखो पूरा पूरा कट गया। तो ये पूरा पूरा कट गया ना, वो सम संख्या। जो भी संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है ना, वो आपका सम संख्या कहलाता है, और जो 2 से नहीं करता है वो विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। समझ में आया बढ़िया से? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे, जो चैप्टर का रियल नाम है। तो वास्तविक संख्या को भाई इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे कहते लिख लेना, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ले लो, वो सभी संख्या क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक संख्या को किस से सूचित किया जाता है? तो आर से सूचित किया जाता है। आपसे पूछे √3 बताओ वास्तविक संख्या है या नहीं? तो कहोगे है। क्यों? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और वास्तविक संख्या का डेफिनेशन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। इसलिए √3 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। आपसे पूछे 4/5 वास्तविक संख्या है या नहीं? तो बोलोगे है, क्योंकि 4/5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। समझ में? आपसे पूछे बताओ 0 बताओ वास्तविक संख्या है या नहीं? बोलोगे है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, और 0 एक परिमेय संख्या, इसलिए यह वास्तविक संख्या भी होगा। 2 बताओ
वास्तविक संख्या है या नहीं, बोलोगे है, क्योंकि 2/1, 2 एक परमेय संख्या, इसलिए उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो संख्या परमेय और अप्रमेय हो वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृत संख्याओं को समूह को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल N से सूचित करते हैं। तो प्राकृत संख्या को N से सूचित किया जाता है, पूर्ण संख्या को W से करते हैं सूचित, और पूर्णांक को हम लोग Z से करते हैं, और परमेय संख्याओं को Q से करते हैं, और वास्तविक संख्याओं को R से करते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, प्राकृत संख्या को N से, पूर्ण संख्याओं को W से, पूर्णांक को Z से, और परमेय संख्याओं को Q से, वास्तविक संख्या को R से। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद देखेंगे क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल 9 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वास्तविक संख्या में, तो हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है आपका पहला क्वेश्चन, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। ध्यान से देखना दोस्तों, बोल रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, बोल रहा है क्या शून्य, क्या 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो हल में क्या होगा कि शून्य एक परमेय संख्या है, तो शून्य को देखो 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो शून्य को हम लोग भाई 0/1 तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। 1 का कोई मतलब ही नहीं रहता, शून्य को 1 से भाग दो, शून्य आ जाएगा। तो शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए 0/1 जो कि P/Q के रूप में है, जहाँ P 0 है, देखो P 0 है और Q 1 है, Q 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 एक परमेय संख्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो बोलोगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ शून्य एक परमेय संख्या। समझ में आया बढ़िया से? ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए है ना दिए गए कथन सत्य है या असत्य। मुझे सत्य असत्य को देखना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ मुझे उत्तर देना है। बोल रहा है दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है या असत्य। तो ये कथन सत्य है। कैसे सत्य है, देखो कारण क्या है इसका। बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ध्यान से देखना, बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताओ, 1 2 3 4, ये सब क्या है, अपने आप में एक प्राकृत संख्या का समूह है। और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यही तो होता है पूर्ण संख्या। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ यह कथन सत्य है, सत्य तो सत्य है। कैसे सत्य बताओ, देखो है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक 1 भी 2 भी 3 भी
4b, 5b, 6b प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। देखो 1 भी पूर्ण संख्या है, देखो पूर्ण संख्या 1 आता है, 2 भी पूर्ण संख्या है ना, 3 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये कहना सत्य हो गया। समझ में आया बढ़िया से? ओके, जो अगला क्वेश्चन है देखो ध्यान से, बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो बोलोगे असत्य है। कैसे असत्य है? देखो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? माइनस से लेके प्लस तक। तो -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, सभी संख्या पूर्णांक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो -3 क्या पूर्ण संख्या में है? नहीं है। ठीक है, -2 पूर्ण संख्या में है? नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, गलत है, इसलिए असत्य हो गया। समझ में आया? ओके, जो अगला क्वेश्चन है देखो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? असत्य है यार, ये नहीं होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ये सब क्या है? आपस में पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्या। तो बोल रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अतः आप बताओ कि -4/2 ये है ना परमेय संख्या। तो क्या -4/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -4/3 ये आपका परमेय संख्या, क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या भी होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। जो क्वेश्चन अगला बोल रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये भी कथन असत्य है। कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और 0 प्राकृत संख्या में नहीं होता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 भी है और 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। ये सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। -3 भी आपका पूर्णांक है, ये भी परमेय संख्या है। -2 भी पूर्णांक है, ये भी परमेय संख्या। अर्थात जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, जो अगला है ध्यान से देखो, जो अगला बोल रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है? नहीं होता, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि -4/3 बोला जाए, ये आपका परमेय संख्या, क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, पूर्णांक संख्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 एक आपका है ना परमेय संख्या है, लेकिन ये 2/5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये ठीक है। समझ में? ओके, जो अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखो, बोल रहा है ठीक है, यदि कोई परमेय संख्या p/q के रूप में हो, ठीक, पूर्णांक है, मान लीजिए पूर्णांक है, तो q +-1 होगा। ये सत्य है, क्योंकि आपको पता है कि परमेय संख्या, इसमें परमेय संख्या का तीसरा कंडीशन क्या है? q ≠ 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वह ± कुछ भी हो सकता है। तो ये परमेय संख्या होता है, इसलिए क्या होगा? ये सत्य है, क्योंकि कोई भी परमेय संख्या p/q पूर्णांक होगा जब q +-1 हो। ठीक है, जैसे कि 4/-1। ठीक है, यह पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको -4 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मान लिया जाए कि 4/1 किया जाए तो क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है, क्योंकि 4/1 4 होता है। -6 -1 किया जाए तो क्या यह पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है, क्योंकि देखो माइनस कैंसिल, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 को 1 से भाग दो 6 होता है, 6 भी पूर्णांक है। तो इसीलिए यह क्या है? आपका पूर्णांक है, तो सत्य हो जाएगा यह। ठीक है, ओके। जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है
बोल रहा है ना, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है तो q इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं होगा। तो ये भी क्या है, सत्य है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4/3 है, तो क्या यह पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं हो गया। 4/1 किया जाए तो क्या पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई q जो है वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 1 नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल नहीं काम करेगा, ये एग्जाम्पल काम कर जाएगा, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, देखना। सेकेंड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखिए। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखे। निम्नलिखित है ना पूर्णांकों को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इस वाले क्वेश्चंस को, ध्यान से देखो। जैसे कि पहला आपका 9 है, तो 9 को क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखो, ये सभी पूर्णांक को आपको p बटा q के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। 9 को देखो 9/1 लिख सकते हैं, ये p बटा q के रूप में आ गया, ये p है, ये q है। 9 को अगर 1 से डिवाइड करोगे ना तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है आपका 13, -13 है, या 17 नहीं है, ध्यान रखना। तो -13 को क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि -13 को -13/1 कर सकते हैं। सेम टू सेम 20 है तो 20/1 कर सकते हैं। 40 है, 40 है तो 40/1, या माइनस नहीं है प्लस है तो 40/1 कर सकते हैं। फिर यहाँ तो सभी संख्या को अगर p बटा q के रूप में लिखना है तो भाई बटा में 1 कर दो, तो वो p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या p बटा q एक परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। कहता है अगर p बटा, देखो यहाँ पे क्या है, p बटा q है, तो बोल रहा है यह परिमेय संख्या है जहाँ p 0 बोल रहा है, मतलब ये जो p है वो क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। तो 0 बटा q, और 0 में किसी नंबर से भाग करते हैं तो भाई आंसर क्या आता है, 0 आता है। और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है p बटा q परिमेय संख्या है, जहाँ p इक्वल टू 0 यह परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में? ओके, सेकेंड बोल रहा है कि क्या p बटा q परिमेय संख्या है यदि q इक्वल टू 0। ये नहीं है, क्योंकि है ना परिमेय संख्या कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो हम लोग करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलेंगे, और टाइप 2 में आपका शांत और अशांत के बारे में स्टडी करेंगे। शांत और अशांत क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग शांत को देखते हैं और अशांत को देखते हैं। ठीक है, शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत को हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहा जाता है, और या इसको अवसानी भी कहते हैं। शांत को, ठीक है, टर्मिनेटिंग कहते हैं, वो टर्मिनेट होता है आपस में, और इसको अवसानी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा शांत क्या है, तो देखो है ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना परिमेय के हर में, कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, उसके हर में केवल 2 या 5, या बोल रहा है, ध्यान से देखो, और नहीं, 2 और 5 में से दोनों में से कोई एक, 2 या 5 हो, या दोनों का गुणनखंड हो, तो वह संख्या शांत कहलाएगा। वह आपका परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अवसानी कहलाएगा। ठीक है, अशांत क्या है, तो अशांत में क्या है कि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हो, मतलब 2 और 5 नहीं हो, कोई और संख्या हो, तो वह अशांत कहलाएगा। अशांत को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, चलो भागवती क्या होता है, देखो जो पूरा पूरा विभाजित होता है, जो परिमेय संख्या पूरा पूरा कट जाए वो शांत होगा, और जो पूरा पूरा नहीं कटे, जो पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, वो अशांत होगा या अनवसानी होगा। तो समझ में आया बढ़िया से?
तो जिस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 का गुणनखंड आ जाए वो शांत होता है, और जिस परिमेय संख्या के अंत में हर में 2 और 5 नहीं आए वो अशांत होता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में किन किन को अवसानी शांत तथा किन किन को शांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इस सभी परिमेय संख्या दिया हुआ है, ये सभी आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है, इस सभी परिमेय संख्या को बताना है कि कौन कौन परिमेय संख्या शांत है और कौन कौन परिमेय संख्या अशांत है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो चलते हैं देखते हैं। शांत का डेफिनेशन क्या है? जिसके हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो वो शांत होगा, और 2 और 5 का गुणनखंड नहीं होगा अशांत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2/13। आपसे बोल रहा है कि क्या 2/13 बताओ शांत है या अशांत। तो पहला विधि यही है, आपका 2 और 5 का गुणनखंड चेक करना, या उसको भाग विधि से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाए वह शांत हो जाएगा, जो पूरा पूरा नहीं कटे वह अशांत हो जाएगा। चलो अब देखो, सबसे पहले हर को देखना है। तो हर में क्या आ रहा है? 13। देखो कोई भी अगर फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी परिमेय संख्या लिखते हैं, तो भाई ऊपर होता है अंश, ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर। तो कोई भी परिमेय संख्या का शांत और अशांत चेक करने के लिए उसके हर को देखेंगे। तो हर क्या है? 13 है, 13 है, और इस 13 में 2 और 5 का गुणनखंड है ही नहीं। 2 5 कैसे आएगा? इसको तोड़ ही नहीं सकते गुणनखंड के द्वारा, 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो 13 को 2 और 5 इसमें है ही नहीं गुणनखंड, तो जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, और जिसमें 2 और 5 का गुणनखंड नहीं होता है वो अशांत होता है। इसीलिए 2/13 क्या हो जाएगा? अशांत आवर्त हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, बोल रहा है 7/20। देखो यहाँ पे 20 क्या है? हर है। देखो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 पंचे 20, अर्थात 20 को लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 क्रॉस 5 के पावर 1। अब देखो 2 और 5 का गुणनखंड है, इसमें क्या है? 2 और 5 का गुणनखंड है ना, 2 और 5 का गुणनखंड। और जिस परिमेय संख्या के हर में 2 5 का गुणनखंड आ जाए वो आपका शांत कहलाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब देखो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन। 13/125 है। तो 125 को भाई लिख सकते हैं क्या? 5 5 5, 50 25 25 125। देखो इसको 5 के बाद क्यों लिख सकते हैं? और शांत का डेफिनेशन है कि 2 या 5, या तो 2 हो या तो 5 हो, दोनों में से कोई होना चाहिए, कोई अन्य नहीं होना चाहिए। तो 5 है केवल, तो 5 है तब भी वो शांत हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। अगर 2 ही रहता तब भी वो शांत हो जाता। ठीक है, इसको भाग करके भी देख सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जिसके हर में 2 या 5 आ जाए वो शांत होता है, और 2 और 5 नहीं आए तो वह अशांत हो जाता है। समझ में आया? ओके, अगला आपके सामने है 15/14, 15/14। ठीक है, अब इसका हर देखेंगे। हर कितना है भाई? 14 है। देखो ध्यान से, 14 क्या आपका? 2 × 7। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। जैसे ही 7 आ गया तो वह अशांत चला जाएगा। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। तो ये अशांत आवर्त का होगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्त का होगा। तो है ना, 15/14 क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हो जाएगा? क्योंकि इनमें 7 ऐड हो गया। ठीक है, ओके। जो अगला क्वेश्चन है 329/400 है। देखो 329 बटा में 400 है, तो हर को लेके चलेंगे 400। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80 पंचे 400। देखो इसमें सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, और जिसके हर में 2 और 5 का गुणनखंड हो वो शांत होता है। तो 329/400 क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4.1/8। देखो पूर्णांक को चेंज करो, है ना, फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज करो, तो 8 चुका 32 एक 33/8 हो जाएगा। अब देखो हर 8 है यहाँ पे, तो हर को आप, है ना, उसको अभाज्य गुणनखंड करो, तो 2 दूना 4 दूना 8। देखो 2 है सिर्फ,
2 के अलावा कोई अन्य संख्या इसमें है ही नहीं। 2 या 5 हो तो वो शांत होता है, तो 33/8 क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। समझ में? अरे यार बहुत सिंपल है, जिसके हर में 2 या 5 हो वो शांत होगा, और 2 या 5 नहीं हो अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2/11। 2/11 शांत है या अशांत? देखो 11 है, 11 का देखो 11 के गुणनखंड में 2 भी नहीं आता है भाई, 5 भी नहीं आता है, तो ये दोनों में से कोई नहीं आता है। जब कोई नहीं आता है तो अशांत हो जाएगा, तो इसलिए ये अशांत हो गया। समझ में आया? अनवसानी जिसको कहते हैं दूसरी भाषा में। ओके, अगला बोल रहा है कि 1/7। ठीक है, 1/7। ओके, यहाँ देखो हर 7 है। अब 7 में देखो ना 2 है ना 5 है, तो भाई 2 और 5 कुछ भी नहीं है, तो अशांत हो जाएगा, इसलिए 1/7 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अशांत आवर्त हो जाएगा। शांत अशांत में समझ में आया बढ़िया से। ओके, जो नेक्स्ट है आपका 2/13 है, 2/13 है, तो 13 में देखो 2 भी नहीं है भाई, 5 भी नहीं है, 2 5 कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 2/13 भी अशांत आवर्त हो जाएगा। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार से। वही शांत और अशांत पता करना है, वही कंसेप्ट है जो पिछले हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे। ठीक है, ओके, 2 और 5 को देखना है। चलो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 3/25। 3/25 को देखना है। देखो 25 हर है तो इसमें 5 है, तो भाई शांत हो जाएगा। ठीक है, हर का गुणनखंड 5 है, दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट इसको दशमलव भी रूप में भी लिखना है ना, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके दशमलव रूप में लिखना है। देखो दशमलव रूप में लिखिए, तो इसको रूप में भी लिखना है भाग कर कर। ठीक है, तो भाई भाग कर कर भी लिख सकते हो। देखो अब 3/25 को दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 से ऊपर गुना करेंगे, 4 से नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 12/100 को 0.12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया दशमलव रूप। समझ में आया बढ़िया से। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला बोल रहा है 11/30। 11/30 क्या होगा, शांत या अशांत? तो सबसे पहले 30 को देखेंगे। 30 आपका हर है, तो 30 को लिख सकते हैं 3 दूना 6, 6 पंचे 30। 3 दूना 6, 6 पंचे 30। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, इसमें हर का गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा 3 भी है। देखो 3 आ गया, तो जैसे ही 3 आ गया तो यह शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, तो यह अशांत आवर्त हो जाएगा। तो इसको पॉइंट में लिखने के लिए क्या करो, 11 को 30 से भाग करो, तो 11 को 30 से भाग देने पर पॉइंट में आएगा 0.3666666 लगातार जाएगा, इसका अंत ही नहीं आएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो अगला है आपका 25/128। ध्यान से देखो 25/128, तो हर को लेके चलेंगे 128, तो 128 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 बार अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखो 64 32 16 8 4 2 आ जाएगा। 7 बार 2 करोगे तो 128 आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यह शांत हो जाएगा। हर का गुणनखंड 2 है, अतः दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। तो 25/28 क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको दशमलव रूप में भी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, भाग करके लिख दो। 25 को 128 से भाग दे दो। क्या करो, 25 को 128 से आप भाग कर दो। ठीक है, तो ये आपका भाग है, देख लेना बढ़िया से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 38/35। 38/35 क्या हो जाएगा, शांत या अशांत हो जाएगा, ये देखना है मुझे। तो हर क्या है यहाँ पे 35 है, तो 7 5 35। देखो 7 आ गया, जैसे ही 7 आ गया 2 5 के अलावा अन्य नंबर आ गया, वो आपका अशांत हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अब इसका दशमलव रूप लिखना है तो भाग कर दो। तो 35 को 38 से 38 को 35 से भाग कर दो, तो ऐसे भाग करोगे ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, भाग सिंपल है, बेसिक है, समझ में आ रहा होगा इतना, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से 29/50। ठीक है, 29/50 है, इसको चेक करना है शांत या अशांत, और उसको दशमलव रूप में भी लिखना है। ठीक है, ओके, ध्यान दो, यहाँ पे हर क्या है, 50 है, तो 50 को 5 को 5 से इस मल्टीप्लाई करो और 2 लिखो, 50 25 दूना 50, तो ये 50 लिख सकते हैं। देखो सिर्फ 5 और 2 है, तो हर का रूट गुणनखंड 5 या 2 है, अर्थात दिए गए भिन्न का दशमलव क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये क्या है, शांत है, तो ये भी अपने आप में शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो 29/50 भी शांत हो जाएगा, लेकिन 29 को 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 116/200 आ जाएगा। इसको आधा आधा करोगे तो 58/100 आ जाएगा। 58/100 को 0.58 लिख सकते हैं, तो इसका दशमलव रूप हो गया। या इसको भाग करके बना सकते हो भाई, 29 को 50 से भाग कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है समझ में बढ़िया से।